रात का सन्नाटा ऐसा था कि हवा भी सांस लेने से डर रही थी। कोहरा इतना घना था कि अनघट की जीप की हेडलाइट्स बेकार हो रही थी, जैसे अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। वो मिर्जापुर के पास एक सुनसान गांव काला पानी की ओर जा रहा था, जहां उसके दोस्त रवि ने उसे तुरंत बुलाया था। रवि का आखिरी मैसेज अभी भी उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। अनघट, जल्दी आ, यहां कुछ बहुत गलत है। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो अनघट ने पहले कभी नहीं सुना था। अनघट ने जीप की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी सड़क के बीच में एक काली छाया उभरी। उसने ब्रेक मारे, टायरों की चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद आंखों का धोखा। उसने खुद को तसल्ली दी और जीप स्टार्ट की, लेकिन कुछ ही कदम बाद इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय एक हल्की सी सिसकारी के जो कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। अनघट ने टॉर्च जलाई और जीप से बाहर कदम रखा। ठंडी हवा ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई न दे। तभी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक छोटी सी बच्ची की आकृति दिखी। सफेद फ्रॉक में उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि अनघट का खून जम गया। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। बच्ची ने गाना बंद किया और उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे दो काले गड्ढे। अनघट के मुंह से चीख निकल गई। वो पीछे हटा, लेकिन बच्ची एक पल में गायब हो गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया। ये क्या था? भूत, प्रेत या उसका वहम? तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सिसकारी अब और करीब थी। उसने टॉर्च घुमाई और देखा कि कोहरे में कई साई सी आकृतियां उभर रही थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उनकी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। वो आ गया, वो आ गया। अनघट ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसे रवि का बताया हुआ गांव का पता याद था। वो किसी तरह काला पानी तक पहुंचना चाहता था। रास्ते में उसे पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेलियां दिखी, जिनके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। गांव में सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ वही सिसकियां जो अब और तेज हो रही थी। अनघट एक पत्रकार था जो रहस्यों को सुलझाने में विश्वास रखता था, लेकिन इस बार उसका डर उसकी हिम्मत पर भारी पड़ रहा था। वो रवि के साथ कॉलेज में पढ़ा था और दोनों की दोस्ती गहरी थी। रवि एक पुरातत्वविद था जो प्राचीन स्थलों की खोज में लगा रहता था। उसने अनघट को बताया था कि काला पानी में उसे कुछ ऐसा मिला है जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन उसका आखिरी मैसेज, उसमें डर के साथ साथ एक रहस्य था जो अनघट को यहां खींच लाया। अंततः उसे रवि का बताया हुआ घर मिला, एक पुरानी हवेली जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। अनघट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें चेहरों की आंखें उसे घूर रही थी। हवा में सड़ांध की बू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रवि, रवि, कहाँ हो? उसने चिल्लाकर पुकारा। जवाब में एक ठहाका गूंजा जो इंसानी नहीं था। अनघट ने टॉर्च घुमाई और देखा कि सीढ़ियों पर एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तू यहां क्यों आया है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अनघट के पैर जम गए। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। तभी उसे रवि की आवाज सुनाई दी। अनघट, भाग, ये गांव शापित है। वो आवाज ऊपरी मंजिल से आ रही थी। अनघट ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो।
ऊपरी मंजिल पर उसे एक कमरा मिला जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर झांका। कमरे में रवि था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके चारों ओर कई साए खड़े थे। रवि की आंखें डर से फैली हुई थी। अनघट, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। ये इस गांव के भूत है, रवि ने कांपते स्वर में बताया। 100 साल पहले काला पानी एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक तांत्रिक काल भैरवी ने यहां एक भयानक अनुष्ठान किया। वो अमरता चाहता था और इसके लिए उसने गांव वालों की बलि दे दी। उसने एक शापित ताबीज बनाया जिसमें गांव की सारी आत्माएं कैद हो गई। लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले गांव वालों ने तांत्रिक को मार दिया। उसकी आत्मा भी ताबीज में कैद हो गई और उसने गांव को शाप दे दिया। तभी एक साए ने रवि की ओर हाथ बढ़ाया। रवि की चीख गूंज उठी और वो एक पल में गायब हो गया। अनघट चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। साए अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने कमरे में एक पुराना ताबीज देखा जो मेज पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और सायों की ओर लहराया। साए पीछे हट गए, लेकिन उनकी फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। अनघट ने ताबीज को कसकर पकड़ा और बाहर की ओर भागा। वो हवेली से बाहर निकला और गांव के बाहर की ओर दौड़ा। साए उसका पीछा कर रहे थे। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थी। कई घंटों के दौर के बाद वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचा। कोहरा अब छंट रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। साए गायब थे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सिसकियों की आवाज फिर से शुरू हो गई थी। अनघट ने ताबीज को और कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। सूरज की किरणें जंगल को रोशन कर रही थी, लेकिन अनघट की छाया में कुछ अजीब था। लंबी, टेढ़ी मेढ़ी। उसने देखा कि उसकी छाया में वही बच्ची थी जिसकी खाली आंखें उसे घूर रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक छोटे से मंदिर पर पहुंचा। मंदिर पुराना था। उसकी दीवारें खंडहर में बदल चुकी थी। प्रवेश द्वार पर मां काली की मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। अनघट ने मंदिर में प्रवेश किया। अंदर एक दिया जल रहा था और उसके सामने एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। उसने ताबीज को दर्पण के सामने रखा और रवि की छवि उभरी। अनघट, ताबीज, उसे नष्ट कर। उसकी आवाज कट गई। मंदिर के बाहर सिसकिया हंसी में बदल गई। कोहरे में साए उभरे, गांव वाले, सड़े हुए चेहरों और खाली आंखों के साथ। अनघट ने ताबीज को मां काली की मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना की। ताबीज चमक उठा और साए चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन बच्ची माया आगे बढ़ी। ताबीज हमें मुक्त कर सकता है या बांध सकता है, चुन। अनघट ने ताबीज को जमीन पर पटका और तोड़ा। मंदिर हिलने लगा। साए गायब हुए, लेकिन माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने हमें मुक्त किया, लेकिन हमारा शाप तुझ पर रहेगा। अनघट गांव से बाहर निकला। वो एक कस्बे में पहुंचा जहां ढाबे वाले ने उसे काला धागा दिया। लेकिन उस रात माया की आकृति फिर से दिखी और दीवार पर खून से लिखा था, तू हमारा है। अनघट ने पंडित रामदास से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि माया काला पानी की सबसे छोटी बलि थी। तुझे काला पानी वापस जाना होगा, पंडित ने कहा। वहां एक गुप्त कुआं है जहां तांत्रिक का अनुष्ठान हुआ था। अनघट ने पंडित का त्रिशूल लिया और काला पानी लौटा। उसे हवेली के पीछे कुआं मिला। उसने मंत्र पढ़े और त्रिशूल को कुएं में भोंका। माया की आकृति उभरी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। एक तेज रोशनी फूटी और सारी आत्माएं कुएं में समा गई। अनघट बाहर निकला, लेकिन पंडित ने कहा, माया की फुसफुसाहट हमेशा तुझ में रहेगी। शहर में साया। अनघट की सांसें भारी थी, जैसे वो अब भी काला पानी के उस कुएं की सड़ांध में डूबा हो। दिल्ली की चमचमाती सड़कें
ऊंची इमारतें और ट्रैफिक का शोर उसे एक नई दुनिया में ले आए थे, लेकिन उसके दिल में वही ठंडक थी जो माया की आखिरी फुसफुसाहट ने छोड़ी थी। वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था। पत्रकारिता, दोस्तों से मिलना, खबरों की दौड़। लेकिन हर बार जब वो किसी शीशे या चमकदार सतह के पास से गुजरता, उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी छाया अब सामान्य लगती थी, लेकिन कभी कभी जब सूरज की रोशनी सही कोण पर पड़ती, उसमें एक हल्की सी हलचल दिखती, जैसे कोई छोटी सी आकृति उसके पीछे खड़ी हो। उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए और उसकी हंसी, जो कभी कमरे को गूंज देती थी, अब एक खोखली मुस्कान में सिमट गई। ऑफिस में उसकी सहकर्मी निशा ने एक दिन उससे पूछा, अनघट, तुम ठीक तो हो? तुम बदले बदले से लगते हो। निशा की आवाज में चिंता थी और उसकी आंखें अनघट की कलाई पर टिकी, जहां पंडित रामदास का दिया काला धागा गायब था। अनघट ने हंसकर बात टाल दी, बस थोड़ा काम का बोझ है। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह कोई साधारण थकान नहीं थी। उस रात अनघट अपने छोटे से फ्लैट में अकेला था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़कियों पर पानी की बूंदें टपक रही थी। वो एक पुरानी किताब पढ़ रहा था जब अचानक बिजली चली गई। अंधेरा कमरे को निगल गया। अनघट ने मोबाइल की टॉर्च चलाई, लेकिन उसकी रोशनी कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे पकड़े हो। तभी उसे वही सिसकियां सुनाई दी, वही जो काला पानी में उसका पीछा करती थी। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई। कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। माया, उसकी सफेद फ्रॉक अब खून से सनी थी और उसका चेहरा, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे जिनमें अनघट का डर झलक रहा था। तू हमारा है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अनघट ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था। उसने मेज पर रखा चाकू उठाया और आकृति की ओर लहराया। माया की आकृति धुंध में घुल गई, लेकिन उसकी हंसी कमरे में गूंजती रही। अनघट ने दीवार की ओर देखा। वहां खून से लिखा था, तू कभी नहीं बच पाएगा। अनघट का दिमाग सुन पड़ गया। वो समझ चुका था कि काला पानी का शाप उसे शहर में भी छोड़ने वाला नहीं था। उसने पूरी रात जागकर बिताई, हर छोटी सी आवाज पर चौंकते हुए। सुबह जब सूरज की किरणें उसके फ्लैट में दाखिल हुई, उसने दीवार को देखा। खून के निशान गायब थे, लेकिन हवा में वही सड़ांध की बू थी जो हवेली में थी। अनघट ने फैसला लिया कि उसे इस शाप से छुटकारा पाना होगा। वो पंडित रामदास के पास वापस नहीं जा सकता था। वो कस्बा बहुत दूर था। उसने इंटरनेट पर तांत्रिकों और ओझाओं की खोज शुरू की। कई नकली गुरुओं और ठगों से मिलने के बाद उसे एक बूढ़ी तांत्रिक मां सरस्वती का पता मिला। वो दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान बस्ती में रहती थी। लोग कहते थे कि वो आत्माओं से बात कर सकती है और शापों को तोड़ सकती है। अनघट उनके घर पहुंचा। मकान पुराना था। बाहर हड्डियों और जड़ी बूटियों की मालाएं लटक रही थी। दरवाजे पर काले कपड़े का पर्दा था, जो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। मां सरस्वती ने उसे एक नजर देखा। उनकी आंखें इतनी गहरी थी कि अनघट को लगा कि वे उसकी आत्मा को पढ़ रही है। तुझ में मृत्यु की गंध है बेटा, उन्होंने धीमी गहरी आवाज में कहा। तूने किसी शापित चीज को छुआ है। अनघट ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। काला पानी की रात, ताबीज, माया, कुआ और पंडित रामदास का त्रिशूल। मां सरस्वती ने गंभीरता से सुना, फिर कहा, माया की आत्मा तुझ में बसी है। तूने ताबीज तोड़ा, लेकिन उसकी शक्ति तुझ में समा गई। इसे निकालने का एक ही तरीका है, तुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना होगा। अनघट स्तब्ध रह गया। अपनी आत्मा का हिस्सा?
इसका मतलब क्या था? मां सरस्वती ने समझाया, ये अनुष्ठान खतरनाक है। मैं माया को तुझसे निकाल सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुझे अपने एक हिस्से, शायद तेरी यादों, तेरी भावनाओं या तेरी इच्छा का बलिदान देना होगा। और अगर अनुष्ठान असफल हुआ तो माया तुझे पूरी तरह निगल लेगी। अनघट के पास कोई और रास्ता नहीं था। हर रात माया की सिसकियां, उसकी खून से सनी फ्रॉक और वो भयानक हंसी उसे पागल कर रही थी। उसने हामी भर दी। मां सरस्वती ने उसे रात को अपने घर बुलाया। अनुष्ठान के लिए एक छोटा सा कमरा तैयार था, जिसकी दीवारें काले कपड़े से ढंकी थी। बीच में एक जटिल चक्र बना था, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। हर मोमबत्ती की लौ हवा के बिना हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अनघट को चक्र के बीच में बैठने को कहा गया। मां सरस्वती ने एक कटोरा निकाला, जिसमें काला गाढ़ा तरल था। उन्होंने इसे चक्र के चारों ओर छिड़का और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गहरी और गूंजती थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। अनघट को अपने सीने में एक जलन महसूस हुई। उसने अपने हाथ देखे, उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसकी छाया दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तभी कमरे का तापमान गिर गया। मोमबत्तियों की लौ नीली हो गई। माया की आकृति अनघट के सामने उभरी, लेकिन इस बार उसका रूप और भयानक था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उस पर सैकड़ों छोटी छोटी आंखें थी, जो एक साथ झपक रही थी। उसकी फ्रॉक से खून टपक रहा था, जो जमीन पर एक काला गड्ढा बना रहा था। तू मेरा है, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अनघट के कान दर्द करने लगे। मां सरस्वती ने मंत्र और तेज किए। अनघट को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे उसकी जिंदगी उससे निकल रही हो। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी की यादें चमकने लगी। उसके माता पिता की हंसी, रवि के साथ कॉलेज के दिन, काला पानी की भयावह रात। उसने माया की ओर देखा। उसकी सैकड़ों आंखें अब उसे निगल रही थी। अनघट ने अपनी सारी ताकत लगाकर चिल्लाया, मैं तुझसे मुक्त हूं। माया ने एक भयानक चीख मारी। एक काली धुंध अनघट के शरीर से निकली और चक्र में समा गई। मोमबत्तियां बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब अनघट को होश आया, वो जमीन पर पड़ा था। मां सरस्वती थकी हुई लग रही थी। उनकी सांसें भारी थी। ये हो गया, उन्होंने कहा। माया चली गई, लेकिन तूने बहुत कुछ खोया है। अनघट ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसकी कोई भावना गायब हो गई हो। उसने मां सरस्वती से पूछा, मैंने क्या खोया? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक छोटा सा दर्पण उसकी ओर बढ़ाया। अनघट ने दर्पण में देखा। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में चमक गायब थी। वे खाली थी, जैसे माया की आंखें। वो कांपते हुए उठा और घर लौट गया। उस रात कोई सपना नहीं आया, कोई सिसकी नहीं सुनाई दी। लेकिन जब वो सुबह उठा, उसने अपने बिस्तर के पास जमीन पर एक छोटा सा काला धागा देखा। उसने उसे उठाया और उसे फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसका दिल धड़क उठा। उसने धागे को पास की मोमबत्ती की लौ में जलाया। धुआं उठा और उसमें माया की हंसी की हल्की सी गूंज सुनाई दी। अनघट ने खिड़की खोली और धुएं को बाहर निकलने दिया, लेकिन उसे पता था कि काला पानी का साया अभी पूरी तरह नहीं गया था। ऐसी कई दास्तानें हैं जिन्हें समय की धूल ने ढक लिया है, और मैं इन्हें एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। अगर आप डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार एक और सच्ची लेकिन खौफनाक दास्तान के साथ लौटूंगा। धन्यवाद।